नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जब से वक्फ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के संभल में 4 किलोमीटर के इलाके पर दावा ठोका है, जब से प्रयागराज के कुंभ में 56 बीघा जमीन पर कुंभ ने दावा ठोका है, तब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो नजर है वक्फ बोर्ड पर वो टेढ़ी हो गई और एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भूमाफिया वक्फ बोर्ड को कह दिया और साथ ही कह दिया कि अब इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि रोग अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो वो कैंसर बन जाता है और ये कैंसर जो है सर्जरी से ही ठीक होगा। कैंसर क्या है? सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो लापता हैं, वो फिलहाल गायब हैं। जुफर फारूकी उनका नाम है, 4 सरकारों में काम कर चुके हैं, 20 साल का कार्यकाल है, मायावती के साथ काम किया, समाजवादी के साथ काम किया और फिलहाल 2 बार से योगी आदित्यनाथ के साथ भी काम कर रहे हैं। इनका विदेशों में प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे आरोप इन पर लगे हैं। क्या कर रहे हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ ये, और क्या वाकई में ये एक भूमाफिया है? उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, जुफर फारूकी हैं कौन? जुफर फारूकी बहुत जुगाड़ू आदमी है और सरकारें बदलती रही उत्तर प्रदेश में, चाहे मायावती जी की सरकार आ जाए, मुलायम सिंह यादव की आ जाए, अखिलेश यादव की आ जाए या योगी आदित्यनाथ की आ जाए, लेकिन सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन यही रहेंगे। इतने दबदबा था, मतलब नहीं, सबको खुश करके चलते थे। और जब आपको पता है ना खुश करने का मतलब क्या होता जी, है कि हर सरकार में न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। और मैं देख रहा था कि चौथा जो इनका कार्यकाल था और महज 2 वोटों से जीते थे ये। अब मैं इनके बारे में थोड़ा और जानकारी दे देता हूं जी। आरोप हैं कि जुफर फारूकी साहब ने वक्फ बोर्ड की जमीनों को प्लॉटिंग कराकर खूब बेची और खूब पैसे कमाए हैं। और नहीं, बैनामा कैसे किया वक्फ की जमीन पर? अब पता नहीं, इसलिए तो मैंने इनको जुगाड़ू बोला। ये तो पूरा कैसे इन्होंने किया है वो तो जांच के बाद पता चलेगा ना। अब अभी भी ये सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन हैं, ऐसा मत समझिए कि ये नहीं है। जो उनके जो दफ्तर वाले कहते हैं कि आते हैं कभी कभी छुप छुपा के, ताकि किसी की नजर ना पड़े, और कुछ फाइलों पे साइन करके चुपके से निकल भी जाते हैं। सरकार कोई भी हो, जलवा है इन्हीं का। और मैं बताता हूं इनके बारे में जी। इन पर आरोप यह है कि विदेशों में भी संपत्तियां खरीद रखी, कई बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। वक्फ बोर्ड की जमीनों में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, ये समझिए। तो अब जब जांच शुरू हुई तब निकल कर ये मामले सामने आए या अचानक से कुछ और हुआ? नहीं, अभी तो जांच भी शुरू नहीं हुई है। अभी कहा ही गया, बस खुला है। हाँ, बस ये कहा गया, क्या था ना, कैसे पकड़ा गया। ये आदमी जब भी कोई जाए इनके वहां केबिन में ताला लगा रहे, और जब आसपास पूछने पर बताया जाए तो बोला कि फारूकी साहब कहाँ हैं, तो बोले फारूकी साहब को दफ्तर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना कभी। मैंने कहा 1 नंबर का जुगाड़ू आदमी। बाद में पता चला कभी विदेश दौरे गए हुए हैं, कभी ये, फिर माथा खनका कि क्या हो रहा है। बाद में पता चला कि इतना लंबा कार्यकाल है, मुख्यमंत्री तक बदल गए राज्यों के, लेकिन ये उसी पोस्ट पे बैठे रहे। अरे चुनाव होता है इसके लिए? नहीं होता है चुनाव। हर बार जीत जाते हैं। चुनाव होता है। हाँ, आंध्र प्रदेश में चुनाव को लेकर ही तो विवाद था। हाँ। और वो दोनों ने एक दूसरे पर केस करके रखा था। हाँ। तभी तो चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने कहा कि पहले अपनी सुलझा लो, तब तक भंग रहे। वक्फ बोर्ड भंग कर दिया। अच्छा, जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ बोर्ड के कानूनों में हम 2 बदलाव करके और जांच की बात जो की है, तभी तुरंत ही सब कुछ निकल के आने लगा। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, जैसा आपने कहा। इसलिए मैं कहता हूं ना कि आने वाले बदलाव की आहट ऐसे ही आती है। तो सर्जरी में क्या होगा फिर? कोई सर्जरी नहीं, वो कहा है योगी जी ने कि डेंटिंग पेंटिंग सब करेंगे। डेंटिंग पेंटिंग नहीं, उन्होंने कैंसर को लेकर भी कहा कि कोई भी जख्म अगर ज्यादा लंबा रह जाता है तो वो कैंसर बन जाता है, उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, शुरू में आरोप लग रहे थे ना कि ये वक्फ बोर्ड में बैठे हुए लोग बहुत सारे फर्जीवाड़े कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, नई नई जमीनें कब्जा रहे हैं,
और जो पहले से कब्जाई जमीनें हैं उन्हें बेच रहे हैं। ये आरोप था ना, अब तो सॉलिड एक मामला सामने आ गया है। क्या? अब तो कोई नहीं कह सकता कि यही है जुफर फारूकी साहब का। एक बार जांच हो जाए कि इनकी संपत्ति कैसे बढ़ी, विदेशों में कहां कहां लिया, वक्फ बोर्ड से कैसे पैसे कमाए, तब तो लोग मान लेंगे ना कि भाई भ्रष्टाचार था। या कल को ये नहीं, भ्रष्टाचार के तो बहुत लोग आरोप लगाते हैं, बहुत लोग इस बात को कहते हैं, लेकिन उनकी सुनता नहीं है ना। खुद मुस्लिम कहते हैं इस बात को, टीवी पर बैठ बैठ कर कहते हैं। मैं एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा पीड़ित और जो वक्फ बोर्ड के शिकार हुए हैं वो मुसलमान ही हुए। अब मैं आपको एक शहर का बात बताता हूं, शायद अजमेर है वो, वहां एक बेवा है और उसके पति का इंतकाल हो गया। मुसलमान है वो, उसी मोहल्ले में रहती थी, मुस्लिम मोहल्ले में रहती थी। और एक पुरखों का मकान था, हवेली नहीं कर सकते, पुरखों का मकान था, वहां बेचारी रह रही है। जैसे उनका पति मरे, वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये तो वक्फ की संपत्ति है। सारे कागज पत्तर सब उस महिला के पास है। अब महिला गई कोर्ट दौड़े दौड़े कि देखिए मेरी संपत्ति है, सारा पेपर मेरा है, खानदान का है। ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले मौलवी साहब कि मेरा मतलब वक्फ का मकान है ये। अब कोर्ट ने कहा कि आपकी सुनवाई नहीं होगी यहाँ पे, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा कानून के। हाँ, और वहां मौलवी साहब के दो मौलवी दोस्त फिर बैठे हुए थे ट्रिब्यूनल में, आजा। अब फैसला तो उस महिला के अगेंस्ट दे नहीं सकते क्योंकि सारे पेपर उनके पास है, लेकिन 18 साल से घुमा रहे हैं उसको। 18 साल से बूढ़ी हो गई। एग्जैक्टली। और तब तक वक्फ बोर्ड ने जिसपे कब्जा कर लिया तो डीसी को तो आदेश दे देते हैं ना कि खाली कराओ। वो महिला सब कुछ रहते हुए, कागज रहते हुए, मकान रहते हुए, वो किसी झोपड़ी में जीवन जी रही है और उसके मकान पे कब्जा करके जब केस चल रहा है तो चल रहा है। केस तो 2-2 पीढ़ियों तक चलता है इसमें। जब फैसला आएगा तो देख लेंगे। इस तरह से जमीनों पर कब्जा किया जाता है। आप तो सोचते होंगे, बड़ी खबरें आती है ना कि मंदिर वाले गांव पे दावा ठोक दिया या कुंभ वाले जमीन पे दावा ठोक दिया। ये तो बड़े मामले हैं। हाँ, छोटे छोटे मामले तो पता ही नहीं चलते, मीडिया में आ जाते। उस बेचारे कहीं कुछ कर नहीं पाते, एड़िया रगड़ के मर जाते हैं और जमीनें इनकी बढ़ती चली जा रही है। 6 लाख एकड़ से लेके 7 लाख एकड़ हो गई, बस 8.5 लाख। मनमोहन सिंह से लेके 8.5 लाख हो गई। सोचिए 2.5 लाख एकड़ तो बढ़ गई मनमोहन सिंह के कार्यकाल जब खत्म हुआ था, और अभी से भी इन 10 सालों में 2.5 लाख एकड़ बढ़ी है। बताइए क्या रफ्तार है। वाह, टाटा बिरला अंबानी अच्छा, ये पा रहा है जितना ये कुंभ की जमीन को कहकर जो है ज्यादा बुरे फंस गए हैं, या फिर जो ओवैसी का एक बयान मुझे याद आता है कि उत्तर प्रदेश में 1,21,000 प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, लेकिन 1,12,000 के तो कागज ही नहीं है। तो कहां से आई वो? ऊपर से आई है कहीं से? कागज तो दिखाना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूं कि किसी ने दान दिया होगा तो कहीं ना कहीं तो इकरारनामा होगा ना कि मैंने अल्लाह के नाम पे दिया है। कागज दिखाने में तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट होगा दिल्ली में, आप कह रहे हैं कागज दिखाना पड़ेगा? क्या तो क्या कह दे कि तो आपने जो बोल दिया वो आपकी। मतलब सब मौके। पिछली सरकारों में तो शायद ऐसा ही होता होगा ना। और मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार एक और कानून ला रही है नया जी। उन्होंने कह रही है कि पहले तो जिनके जिनके कागज हैं उन्हें ऑनलाइन चढ़ाएंगे, और जिनके कागज नहीं है फिर हम फैसला करेंगे कि वो क्या है। अच्छा, ये संभल वाले में सरकार फैसला क्या करेंगे? योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया कि 1-1 इंच जमीन का फैसला किया जाएगा। वापस है। हाँ, 1-1 इंच जमीन विवादित है। जैसे जिसमें मैंने जो ये केस बताया, अजमेर वाला केस की कैसे महिला ने केस कर रखा है, वो ट्रिब्यूनल ने पहले लाओ, ट्रिब्यूनल कितने केस तुम्हारे यहाँ पेंडिंग है, कितने साल से पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, पहले तो ये बताओ। और दूसरी बात कि जहां ना केस है और ना कोई विवाद है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वो जमीन सरकारी है और ये कह रहे हैं कि वक्फ की है, मतलब सब सरकार के पास वापस आएगी। मैं एक और इंटरेस्टिंग मामला बताता हूं जी। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया, तो बहुत सारी जमीनें उन्होंने परचेज की, जिसमें आपका आज जहां संसद भवन है, लाल किला है, वगैरह सारी जमीनें अंग्रेजों ने खरीदी राजधानी बनाने के लिए, जो पुरानी दिल्ली जहां पे आप राजधानी देख रहे हैं, लुटियंस जिसको आप बोलते हैं। अब वो तो अंग्रेजों ने खरीदी, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, बना दिया। और वो खरीदी किससे? कि किसी जमाने वो मुगलों की जमीन थी, वहां राजा पहले वही थे ना, तो उन्हीं से परचेज किया। अब
ये जो है वह बोर्ड का कहना है कि नहीं, मुगलों के जमाने का एक कागज तो मेरे पास ही भी है, मेरे पास भी है, इसलिए संसद भवन तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो आपका इंडिया गेट है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब अंग्रेज तो अपने साथ कागज लेके चले गए, भारत सरकार बोले कि भाई आपने किया था क्या इकरारनामा, और वो क्यों देने लगे? जब इस देश की संसद की भूमि वक्फ बोर्ड की हो गई, फिर देश के पास बचा ही क्या है? पूरे देश की भूमि हो गई, वह पूरे देश के सांसद आकर बैठते हैं ना वहां तो। हाँ, और आपको पता है ना कि आधा पंजाब वक्फ की प्रॉपर्टी है। हाँ आधा। हाँ, पंजाब में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, आधा से ज्यादा। अगर वो जो शत्रु संपत्तियां थी जो छोड़कर पाकिस्तान गए, उन पर भी तो आज वक्फ का ही कब्जा है, तो सब इनकी हो गई। वो तो भारत सरकार की जमीनें होनी चाहिए थी सही मायनों में, लेकिन कोई कहने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था, चल रहा था। नहीं, एक तो पहला लॉट तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि पहले तो पाकिस्तान दे दी। पाकिस्तान देने का मतलब वो मुसलमानों को दे दी, वक्फ को दे दिया। तो एक तो पाकिस्तान के बराबर जमीन दान कर दी, बोली कि जो बचा हुआ हमारे यहां है उसमें से जो एक शत्रु संपत्ति वो तुम्हारी हो गई। तो बोला हाँ जी, और तो बोला कि उसके बाद जितना कब्जा करते जाओ, जहां पे तुमने हाथ रख दिया वो तुम्हारी हो गई। कह दो कि कल से अभिषेक पुंडीर का मकान वक्फ की प्रॉपर्टी, अभिषेक पुंडीर समझे। हमने तो ऐसा नियम बना रखा है कि तुमने जो कह दिया तो जिलाधिकारी को वो संपत्ति खाली करानी पड़ेगी, बिना कोई सबूत, बिना गवाह के पहले खाली कराएंगे। अभिषेक पिछली सरकारों के ट्रिब्यूनल में जाके केस, जी पिछली सरकारों के तुष्टीकरण से तो आप यही देख सकते हैं कि नोआखली में जब 46 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, सिंध में, पंजाब में हुआ, वहां नेहरू जी नहीं गए, बिहार में मुस्लिम मारे गए, वहां चले गए। तो तुष्टीकरण कितना, किस लेवल तक का था वो एक सबने देखा है उस बात का। लेकिन पंकज जी, ये जो डेंटिंग पेंटिंग का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। देखना तो ये होगा कि जब डेंटिंग पेंटिंग शुरू होगी तब क्या होगा। नहीं, अभी तो कागजों की जांच शुरू होगी, वही ना। और इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं, ये जो माइक लेके जो घूम रहे हैं ना मोहल्ले मोहल्ले, देखो वक्फ बोर्ड कानून लागू हो गया, न तुम्हारा कब्रिस्तान रहेगा, न मस्जिदें बचेंगी, न ये करेंगी, इससे जागो मुसलमानों, पत्थर फेंको पुलिस पर। इसलिए ये सब तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि कुछ नहीं, वक्फ की सारी संपत्तियों पर जो वक्फ की सारी संपत्तियों पर कब्जा आम मुसलमानों का नहीं है। इस देश के मान लिया कि 100 मुसलमान है तो 15% मुसलमानों ने सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा के रखा है, 85% तो बेचारे गुर्बत में जी रहे हैं। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सही, झोपड़ी बना के पाइपलाइन पे, कहीं कहीं गटर के ऊपर, कहीं ये कभी कोई फल का ठेला लगा रहा है, कोई पंचर बना रहा है। 85% वैसे ही है। जो 15% खा खा के लाल हो गए है ना, आराम से दाढ़ियां बढ़ा के, टोपी पहन के, शेरवानी पहन के जो घूम रहे हैं ना, उनको परेशानी है। सारी परेशानी उन 4 लोगों को है जो ऊपर बैठे हैं, मलाई चाट रहे हैं, और किसे परेशानी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें जी कह रहे कि आम मुसलमानों का क्या इसमें? हाँ, कुछ नहीं है उन्हें, वो तो आपने अजमेर वाला मामला बता ही दिया, मुसलमानों का क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वक्फ बोर्ड को लेकर योगी आदित्यनाथ, मुझे लगता है कि पहले संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति होंगे, एक मुख्यमंत्री रहते हुए, जिन्होंने ये हिम्मत कही होगी कि वक्फ बोर्ड नहीं, ये एक भू माफिया है, और जिसने भी गलत तरीके से कब्जा किया होगा उसकी डेंटिंग पेंटिंग शुरू की जाएगी। सर्जरी की बात वो कह चुके हैं। बाकी जब कागजों की जांच होगी तो पता चलेगा कि कितना अवैध कब्जा वक्फ के नाम पर इस उत्तर प्रदेश में किया गया है। बाकी इस पूरी चर्चा पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।